हिंदी साहित्य। तो आपका विषय है, इसकी जो तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई में पाठ्य पुस्तक सरयू, जिसके दो भाग, गद्य भाग और पद्य भाग। गद्य भाग में दूसरा पाठ मिठाई वाला। आज अपने जो चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो पाठ है अपना मिठाई वाला। इसके रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी। सबसे पहले जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, चाहे वो गद्यमयी है चाहे वो पद्यमयी है, हम उस रचनाकार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, भगवती प्रसाद वाजपेयी है, ये मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कानपुर जिले के। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिला है, अब उसके ये रहने वाले हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ। ये इनका व्यक्तित्व है बेटा। एक रचनाकार का जब परिचय दिया जाता है, तो साहित्यिक परिचय दिया जाता है, तो उसके अंदर उसके दो पक्ष होते हैं, उसका व्यक्तित्व और उसका कृतित्व। व्यक्तित्व में जन्म आदि, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, परिवार, माता पिता आदि के बारे में बताया जाता है। कृतित्व के अंदर उसका रचना संसार आ जाता है कि उसने जो रचनात्मक कार्य किए हैं, जो रचनात्मक चीजें साहित्य जगत को दी हैं, उन पर चर्चा होती है। तो अब अपने उसके व्यक्तित्व के बारे में कि भगवती प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 1899 ईस्वी में हुआ था। इनकी पहली कहानी यमुना, जो 1923 में शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी यमुना 1923 में शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई। यद्यपि इससे पहले भगवती प्रसाद वाजपेयी कविता के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके थे, यानी कविताओं की रचना करने लग गए थे। कवियों की श्रेणी में इनका नाम है वो लिया जाने लगा था। ये न केवल एक कहानीकार, ये कवि होने के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में साहित्य जगत में इन्होंने अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कराई है। यानी साहित्य जगत में इनकी जो रचनाएं हैं वो अत्यंत प्रभावशाली है। एक तरह से कह सकते हैं कि साहित्य संसार में प्रभावशाली सृजन की उपस्थिति भगवती प्रसाद वाजपेयी ने दर्ज करवाई है। यदि हम इनके कृतित्व की बात करें, रचनात्मक संसार की बात करें, तो उपन्यासों में त्यागमयी, पतवार और गोदान, ये तीन इनके उपन्यास है। त्यागमयी, पतवार और गोदान। नाटकों की अगर बात करें तो दो नाटकों के नाम ले सकते हैं प्रमुख, जो है छलना और राय पिथोरा। दो नाटक आते हैं इनके, छलना और राय पिथोरा। कविता संग्रह की अगर बात करें तो ओस की बूंदे। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए भी साहित्य सृजन किया है और संपादन के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया, यानी पत्र पत्रिकाओं से भी ये जुड़े रहे। मूलतः इनकी पहचान साहित्य जगत में कहानीकार के रूप में, तो कहानी संग्रहों की अगर बात करें तो मधुपर्क, हिल्लोर, पुष्करणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि। इसमें मैं कहना चाहूंगा, देखिए बेटा, जो बच्चे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं वो अपनी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो अपने आगे रखें। पाठ्य पुस्तक सबके पास होनी चाहिए। तो कहानी संग्रहों की अगर बात करें तो इनमें मधुपर्क, हिल्लोर, पुष्करणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह, ये इनके कहानी संग्रह।
यदि इनकी कहानियों के विषय की बात करें, इन्होंने अपने कहानियों में किस विषय पर अधिक बल दिया है, तो अधिकतर इनकी कहानियां जो है वो हमारे समाज का जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग के व्यक्ति के जीवन की जो उठापटक है, मध्यम वर्गीय हमारे भारतीय समाज का जो मध्यम वर्ग है, इस मध्यम वर्ग के व्यक्ति के जीवन की जो उठापटक है, उस उठापटक का इन्होंने अपने कहानियों के अंदर ज्यादा महत्व दिया है। जैसे जैसे समय बदलता गया उसके अनुसार समाज में परिवर्तन आया और आसपास का माहौल वातावरण बदला, नई नई चुनौतियां, नए नए प्रश्न, नई नई समस्याएं उभरी और इन्हीं चीजों को रचनाकार ने अपनी रचनाओं का विषय बनाया, यानी अधिक महत्व दिया। वाजपेयी ने जैसे जैसे युग बदला, परिस्थितियां बदली, समय बदला और बदलते हुए वातावरण के साथ नए प्रश्नों, नई समस्याओं को अपनी कहानियों में ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, यानी इनको अधिक अपनी कहानियों का विषय बनाया। इनकी जो कहानियां उनमें कुछ विषय तो ऐसे रही हैं जिनमें समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर के लिखी गई। विकृत परंपराओं, रूढ़ियों और कुरीतियों को लेकर लिखी गई। तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की जो दूरी है, कटुता है, अविश्वास है, घृणा है, इनका भी इन्होंने यथार्थ चित्रण किया। स्टिक मजबूती के साथ, पूरी गहराई के साथ इन्होंने चित्रण किया। ये इनकी कहानियों के विषय रहे। इनसे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद को कहानियों का सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी कहानियों की विशेषता थी यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद। उनकी कहानियों की विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। आदर्श के साथ साथ यथार्थ है वो उनकी कहानियों में परिलक्षित होता है। आदर्श है और आदर्श के साथ साथ बेटा यथार्थ, वास्तविक है। यद्यपि कहानियां काल्पनिक होती है, फिर भी कहानीकार अपनी कला कौशल के द्वारा इस प्रकार से कहानी को पाठक के सामने रखता है कि उसे लगता है कि वास्तव में यह समाज के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही है, समाज में ऐसा सब कुछ चल रहा है, समाज का ऐसा वातावरण है। ये चीजें प्रत्यक्ष पाठक को, इन चीजों की पाठक को प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, तो वो यथार्थ है। तो जैसा मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद था, वैसा ही आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद हमें भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों के अंदर दिखाई देता है। उसके दर्शन होते हैं यहां। इसके अलावा बंगाल के रचनाकार शरदचंद्र, उनमें जितनी भावुकता और मार्मिकता थी, वही भावुकता और मार्मिकता हमें यहां भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियों में दिखाई देती। यद्यपि इनकी कहानियां आकार प्रकार की दृष्टि से कोई लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी है, परंतु उनमें व्यंजकता की भरमार है, व्यंजकता अधिक है। कथानक छोटे, फिर भी कहानियां तीव्र घटनाक्रम से बांधे रखती है। इसके अलावा इनकी कहानियों के शीर्षक आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। भाषा में को ज्यादा हेर फेर नहीं किया इन्होंने, वो साहित्यिक भाषा को नहीं अपनाया है, उसकी जगह स्वाभाविक आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। अपने ढंग से कहानियों को व्यक्त करना या कहना, ये इनकी व्यक्तिगत विशेषता मानी जाती है। तो ये था बेटा भगवती प्रसाद वाजपेयी का व्यक्तित्व और कृतित्व। अब आगे जो मिठाई वाला कहानी है, इस कहानी का जो मूल भाव है, इसका जो आशय है, या यूं कहीं इसका जो उद्देश्य है, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे अपने पाठ पढ़ेंगे। देखिए बेटा, मिठाई वाला एक ऐसी कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को इस कहानी के अंदर प्रकट किया गया है। बाल मनोविज्ञान, बाल समझते हो बेटा? बच्चे, बच्चों की
साइकोलॉजी, उनकी जो मनोवैज्ञानिकता होती है ना, उनकी जो सोच होती है, उसको मनोविज्ञान के आधार पर उसके विभिन्न जो पक्ष होते हैं, उसके विभिन्न जो कोण होते हैं, छोटी उम्र के अंदर, बचपन के अंदर बच्चे किस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, किस प्रकार के कार्यों के अंदर उनकी रुचि होती है, इन सब बातों को मनोविज्ञान के आधार पर कहानीकार ने पाठक के सामने रखा है। स्वाभाविक रूप से इस उम्र में बच्चों के अंदर बाल सुलभ चपलता, चंचलता, आकर्षण, सुना होगा आपने, छोटा बच्चा चांद को देखता है, चांद को लेने की हट करता है, जिद करता है, क्योंकि उसके अंदर उसको आकर्षण है। और कोई नई चीज देखता है तो उसको लेने की, उसकी ओर वो आकर्षित होता है। यह आकर्षण का भाव होता है। हट, जिद, मन की विविध भंगिमाएं, भाव भंगिमाएं हम इस कहानी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। बच्चों के ये बाल सुलभ चेष्टाएं जो हैं, इनको इस कहानी के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो कहानी है, इसके अलावा मानव मन में छिपा जो वात्सल्य का भाव होता है। देखिए बेटा, मां के मन में अपने संतान के प्रति जो प्रेम प्यार होता है, उसको हम ममता कहते हैं। इसी तरह से अपने पिता के मन में अपने संतान के प्रति जो प्रेम प्यार होता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। ये मानव मन का जो वात्सल्य है और उसके प्रति उसका जो समर्पण भाव होता है, इस तरह से आपके जो पिता होते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके और अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़ी उत्सुकता के साथ वो अपनी जरूरतों पर विराम लगा देते हैं। जोड़ तोड़ मां करती है, आपकी घर का घर जितना भी काम काज है, जैसे तैसे है, वो सारा दिन खपती है, पचती है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की परवरिश है। पिता है, घर से बाहर जाता है, काम करता है, आर्थिक पक्ष के बगैर गृहस्थी चलती नहीं है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा तो गृहस्थी चलेगी, अन्यथा वो रुक जाएगी। इसलिए सुबह निकलता है, संध्या को लौटता है, जैसे तैसे करके अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है और उसके अंदर अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है। अपने बच्चों की, अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देगा। ये उसका समर्पण का भाव है। मानव मन के अंदर जो अभाव होता है, उसके हृदय में जो कमी होती है, ये कहानी यद्यपि काल्पनिक है भगवती प्रसाद वाजपेयी की, लेकिन फिर भी हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी है। कहानी को जब पाठक पढ़ता है, उसके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। उसे लगता है कि वास्तव में ही ऐसा घटनाक्रम हो रहा है या हुआ है। उसे यथार्थ, तभी तो इनकी कहानियों को आदर्शमुखी यथार्थवाद भी कहा जाता है। ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। मानव अपने हृदय में अभाव को पूर्ण रूप करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर और संतुष्टि प्राप्त करता है। अपने हृदय की जो बेचैनी है, जो व्याकुलता है, उसको शांत करने के लिए जो चीज उसके पास नहीं है, जो चीज उसके घर के अंदर नहीं है, उसको बाहरी संसार से जोड़ करके और अपने हृदय को, अपने मन की व्याकुलता, व्यग्रता जो है, बेचैनी जो है, उसको शांत करने की कोशिश करता है। ये इसी चीज का एक उदाहरण है, एक नमूना है ये कहानी अपने आप में। देखिए बेटा, कहानी पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देवे सभी बच्चे, और मेरे साथ साथ आप इस कहानी को समझने का प्रयास करें। बहुत ही मीठे सुरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने। ये कहानी के अंदर, इस कहानी के अंदर ये मिठाई वाला है, 3 रूपों में पाठकों के सामने आता है। सबसे पहले यहां वो मिठाई वाले के रूप में आ रहा है और गले में फेरी लगा रहा है, आवाज दे रहा है, आवाज दे करके बच्चों को बुलाना चाहता है। बड़े मीठे स्वर के अंदर एक कर्कश स्वर होता है, उसकी ध्वनि कर्ण कटु होती है, जो प्रिय नहीं लगती है। एक स्वर ऐसा होता है जो कर्ण प्रिय होता है और उसको सुनकर के हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता है।
तो यहाँ मिठाई वाले का जो स्वर है वो कर्णप्रिय है, और उसके स्वर को सुन करके घर के बच्चे हैं, गली गांव जहां शहर के, वो घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, या खिलौने वाला बनकर के वो तेरी लगा रहा है। इस अधूरे वाक्य को वैसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो, अस्थिर, बेचैन, व्याकुल बना। इस अधूरे वाक्य को बड़े अद्भुत किंतु बड़े मधुर, मादक मधुर, बड़े मीठे स्वर में गाकर गाता है, वो कहता है, आवाज लगाता है खिलौने वाला। और जो कोई भी इस कर्णप्रिय ध्वनि को सुनता है, सुनकर के वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उसके स्नेह विसिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर, स्नेह विसिक्त गला जो होता है वो स्नेह से, प्रेम से, प्यार से भरा हुआ है, उसके अंदर डूबा हुआ है। यानी यहां उसके गले में, उसके स्वर के अंदर क्या है? प्रेम रस है बेटा, यूं समझो आप इस शब्द। इस प्रेम रस से भीगा हुआ उपयुक्त गान, जो ये स्वर, जो ये गान वो मुंह से निकाल रहा है, इसको सुनकर के निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। आसपास गली में जो भी घर है, मकान है, उनकी व्याग्रता, उनकी बेचैनी, उनकी अस्थिरता प्रबल हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। ऊपर मकान बने होते हैं, बरामदे होते हैं, बरामदे नुमा, उनके आगे चिक लगी होती है, बांस और कपड़े की बनी होती है, उनको हटा करके बच्चे गोद के अंदर है, नीचे वो झांक रही है, देख रही है, कौन है ये? गलियों और अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उछलाते बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। गलियों, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे गलियों में खेलेंगे। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, आसपास के अंदर बाग बगीचे हैं, बगीचे जो भी हैं, उनके अंदर खेलते हुए, उछलाते हुए बच्चों का झुंड उस खिलौने वाले के चारों होकर के घेर लेता है। वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी को, बच्चों को वैसे भी बेटा खिलौने प्रिय होते हैं, बच्चों के खिलौनों को देख करके, क्योंकि उनके भीतर आकर्षण होता है, तो वो पेटी खोल देता है, बच्चे देखते रहते हैं। बच्चे खिलौने देख उनके हो उठते हैं, उनके रोमांच प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से पैसे लेके आते हैं और खिलौने वाले के साथ मोल भाव भी, कितने का है, कितने में दोगे, पूछते। अब यहां देखिए बेटा, बड़ा ही बाल सुलभ मनोविज्ञान का चित्रण रचनाकार ने किया है। छोटे बच्चे होते हैं, वो तुतली बोली के अंदर बोलते हैं, इसका दाम क्या है? और इचका, ये तुतली आवाज होती है, उसी तुतली आवाज का, उनकी बोली का चित्रण किया है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है। प्यारी प्यारी छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ होते हैं, उनसे वो पैसे लेता है। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। जो जैसा खिलौना लेना चाहता है, जिसके मन को जो खिलौना भाता है, वो उसको दे देता है। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछल कूदने लगते हैं, तो फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है, आगे निकल जाता है। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में शोर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचा, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। सागर, जैसे सागर के अंदर तरंगे उठती हैं बेटा, वह दूरी तक आगे तक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से उसका ये मदमस्त कर देने वाला आवाज, उसका ये गान, उसका ये स्वर गले के इस कोने से उस कोने तक चारों ओर फैल जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। के अंदर कोई रहने वाले व्यक्ति का नाम है राय विजय बहादुर, उसके बच्चे खिलौने लेकर घर आए। तो दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, दोनों बच्चों का नाम है चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है, मेला गोला कैचा चुंदल ए। तुतली आवाज के अंदर बच्चे एक दूसरे से अपनी चीज को श्रेष्ठ बताने की कोशिश, ये स्वभाव होता है बेटा, क्योंकि यहाँ बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों का चित्रण हुआ है, तो ये भी बच्चों का एक पक्ष है यहाँ उम्र के अनुसार। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसा सुंदर है, अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहे हैं, कह रहा है मेरा खिलौना देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही।
इन चुन्नू और मुन्नू की माँ का नाम है रोहिणी। वो घर के अंदर खड़ी इन बच्चों के, जो ये बच्चों का घोड़े लेकर के जो खेल खेल रही हैं, घोड़े हाथी का लेकर के, उसको देख रही है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है, इसलिए आवाज में कह दिया 2 पैसे दिए उसको, यानी 2 पैसे दिए हैं, उसमें वो देकर के चला गया। रोहिणी सोच रही, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो नहीं। प्रश्न मन में पैदा होता है रोहिणी के कि 2 पैसे में क्या आता है, 2 पैसे में तो कुछ नहीं, लेकिन वो क्यों दे करके गया? एक विचारणीय प्रश्न, विचार आ रहा है। असल के अंदर इस कहानी के अंत में जब हम चलेंगे तब इसकी वास्तविकता है, सच्चाई है खिलौने वाले की, वो सामने आएगी। सच्चाई अंत में आएगी, अभी बता दूंगा तो कहानी का जो आनंद है, रसास्वादन है, या जो रहस्य है, रसास्वादन के साथ साथ जो रहस्य है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये विचारणीय प्रश्न है, सोचनीय है बात अपने आप में कि वो इतने सस्ते के अंदर ये खिलौने 2 पैसे के अंदर कैसे दे गया, ये तो वही जाने। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता मिला। वो अपने घर गृहस्थी के काम में जुट गई, दैनिक जो काम होते हैं उनको निपटाने में लग गई, और फिर उसे सोचने की इस विषय के ऊपर जरूरत नहीं। अब 6 महीने के बाद में अब खिलौने वाला बन करके वो नहीं आता है बेटा, उसका दूसरा रूप है, वो यहाँ खिलौने वाले का सामने आ रहा है। 6 महीने के बाद में उसी गांव में, उसी गली में आता है, नगर में। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल रहे थे। मुरली वाला बांसुरी वाला, बांसुरी जो बजाता है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही कुछ, यानी उसकी मुरली का जो स्वर है वो रस से, आनंद से भरा हुआ है। उसकी मुरली का स्वर कर्णप्रिय है, जो कोई भी उस स्वर को सुनता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि मुरली बजाने में वही एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे, इतनी सस्ती, कितने पैसे में? सिर्फ और सिर्फ 2-2 पैसे में वो बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं, सही बात है, फिर मुरली बनाता है, तैयार करता है, घूम फिर करके नगर में वो बेचता भी है, समय भी उसका बर्बाद होता है, और वो भी बहुत सस्ती, यानी 2 पैसे में। क्या बचता होगा? लोग इस उसकी जो मुरली की कीमत है उस पर हैरानी व्यक्त कर रही हैं, उसको क्या बचता होगा, आश्चर्य हो रहा है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा, 30-32 साल का है, अब युवक है, दुबला पतला है, आओ उसके वेशभूषा का भी चित्रण हुआ है। यहाँ बीकानेर के लोग होते हैं वो रंगीन पगड़ी पहनते हैं, वैसी पगड़ी वैसा साफा उसने बांध रखा है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। वेशभूषा खिलौने वाले के रूप में जब आया तब भी उसकी यही थी। तो लोग कयास लगा रहे हैं, कहीं ये तो वही व्यक्ति तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने के लिए आया करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। जैसे उसके शारीरिक सूचना का चित्रण हुआ है कि वो दुबला पतला 30-32 साल का है, बीकानेरी साफा पहनता है, इसी वेशभूषा, इसी आकार प्रकार रंग रूप में खिलौने वाला भी तो पहले आया था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा वहां होती रहती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। प्रतिदिन रोजाना उसका ये काम था, उसका ये रस भरा मीठा कर्णप्रिय जो स्वर था वो गली में सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण याद आ गई। इतने मधुर मादक मीठे स्वर तो खिलौने वाला भी खिलौने बेचते समय गा करके व्यक्त करता था, कहीं ये वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता। एक तरह से मुरली वाले का स्मरण
मुरली वाले का स्वर सुन करके उसको लेने वाले का स्मरण वो आया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के यानी राय विजय बहादुर के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए, बच्चे खेलने के लिए चले गए। विजय बाबू यानी राय विजय बहादुर एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देती हो? किसी की टोपी गले में गिर पड़ी। बच्चे बेटा उसको देखते ही भाग निकलते, दौड़ने लगते हैं। उनको होश हवास नहीं रहता किस वेशभूषा में किस तरह से है, कोई मतलब नहीं है। बच्चों की दुनिया ही अलग होती है, उनका संसार अलग होता है, अद्भुत संसार होता है, बड़ा विचित्र संसार होता है। भागते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं उनके मार्ग में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। किसी की टोपी देखिए बेटा, बड़ा ही रोचक मनभावन रचनाकार ने यहाँ बच्चों की गतिविधियों का चित्रण किया है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, पीछे रह गया, और किसी की सोथनी पजामी ढीली होकर लटक आई है। पजामा गिरने को हो रहा है, सोथनी पजामा पैंट जो भी है बेटा। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा इसके पास, मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे बुल्ली और हम भी लेंदे मुरली। तुतली आवाज का चित्रण किया। ये शब्द बड़े प्यारे हैं, मन को छूने वाले, हृदय स्पर्शी है, बड़े कोमल मन के तंतुओं को जागृत करने वाले हैं। बच्चों की जो आवाज होती है, तुतली आवाज होती है, वो बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मनभावन होती है। इसीलिए ऐसी आवाज का लेखक ने यहाँ चित्रण करके और मन से जोड़ने की बात कही है। तो ये बाल स्वरूप चेष्टाएं है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो, प्रसन्नता से गदगद हो गया। वो चाहता यही था, बच्चों का स्नेह चाहता था, वो बच्चों का प्यार चाहता था। वो व्यापार नहीं कर रहा था, वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा था। ये प्यार ये स्नेह क्यों चाहता था, इसका जवाब, इसका उत्तर हम आगे पढ़ेंगे। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, बारी बारी से सबको देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े जाएंगे, मैं कहीं भाग थोड़ा जाता हूं। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 संख्या भी बता दी है कि मेरे पास एक दो नहीं है बल्कि 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे दे। ये समर्पण है उसका। वो वास्तव में व्यापार नहीं करना चाहता। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दी, अंदर से बाहर से। कमाल है, दूसरों को 3 में, यहां 2-2 पैसे में। तो वो भी एक हैरानी की बात है कि 2 पैसे में ये मुरली बेच करके क्या कमाता है। आखिर कोई आदमी काम करता है, चाहे वो खिलौने बेचता है, सब्जी बेचता है, और कोई चीज बेचता है, इसीलिए बेचता है कि उसके पीछे उसको 2-4 रुपए बचे, 2-2, 4-4 थोड़े-थोड़े करके शाम तक उसकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। लेकिन कम कीमत के अंदर कोई वस्तु देता है, लागत मूल्य से भी कम देता है, तो वो अपने आप के अंदर एक हैरानी वाली बात होती है। और यही हैरानी वाली बात यहाँ विजय बाबू के सामने पैदा हो रही है कि 2 पैसे में तो ये बनकर के भी तैयार नहीं होगी, लेकिन ये एक ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है कि 2-2 पैसे में बेच रहा है, कि वास्तव में उसके लिए हैरानी वाली बात। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। बुझ लो, ये कह करके कि औरों को 3 में आपको 2। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो, एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम प्रतिम, वो उदास हो गया। राय विजय बहादुर ने ऐसा किया, तो स्वाभाविक था बेटा उसका उदास। वो कोई व्यापार नहीं कर, वो कोई धन नहीं कमा रहा था, वो कोई रोजी रोटी नहीं कमा रहा था इसके माध्यम से। वो इसके माध्यम से बच्चों का जो असीम प्रेम होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, उनकी तुतली जो आवाज होती है, उनकी जो मुस्कान होती है, उसी के लिए तो वो तड़पता, उसी को वो पाना चाहता था। यही उसकी भूख थी, इसी भूख को मिटाने के लिए वो गलियों के अंदर फेरी लगाना।
बोला आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? आपको पता नहीं है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, सिद्धांत है। तो दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, और ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे, ये सैद्धांतिक बात कही है। ऐसा ही होता है, वास्तविकता है। आप अल्लाह काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बापूजी असली दाम तो 2 ही पैसे, उनकी वास्तविक जो कीमत है वो 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा, बाजार में या और कहीं जाकर के 2 पैसे में ये मुरली प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में इकट्ठी बनाई, तो मुझे इस भाव में, और वो वास्तव में, फिर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, वो व्यापार नहीं कर रहा है, उसका कोई काम धंधा नहीं है, उसका ये व्यवसाय नहीं। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, 2 ठो निकाल दो। तो के अंदर जैसे मान लो बेटा अच्छी मान लो मुरलियां होंगी, तो वो इस तरह से कह रहा है ये 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। हाँ क्षमा करना बेटा, 2 ठो, इन 2 ही निकाल दो। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चों को रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल लेता है। रंग बिरंगी मुरली थी बेटा, तो बच्चों को भांति भांति के रंग पसंद होते, क्योंकि रंगों में आकर्षण होता है, और यही भाव, आकर्षण का भाव बच्चों के अंदर भी होता है। इसीलिए यहाँ रंग बिरंगी मुरलियां उसने तैयार की है, बच्चों की चेष्टाओं के अनुसार। ये बड़ी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी नहीं चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। जैसे जैसे बच्चे कह रहे हैं, बच्चों की उम्र के अनुसार उनकी आवाज सुन करके उसी के अनुरूप वो उनको दे रहा है। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। अब वो आगे बच्चों को अपनी माँ से पैसे कैसे लिए जाते, उसका तरीका, उसका उपाय बता रहा है। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बच्चों से कह रहा है कि माँ से जब पैसे मांगने होते हैं तो ऐसे नहीं, धोती से लिपट जाओ और फिर मांगो, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे 2 आने। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, कम ज्यादा जो भी है उनका हिसाब किताब कर रहा है। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई, उपाय बताया। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी लो, तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इस तरह से वो अपनी मुरलियां हैं वो आगे बेचने के लिए निकल जाता है। इस कहानी का शेष जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।